amount of energy which is required, that is to break the nucleus into its nucleons, is known as binding energy. Is known as what Shabazz? Binding energy. So जितना एक चीज की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है उतना इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और आयरन is the most, we can say, stable element because it will have high binding energy. So बेटा ये छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों को करवाना था, मैंने करवा दिया कि बाइंडिंग एनर्जी असल में क्या होती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन एराइज होता है जिसका ताल्लुक है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है? वैसे अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि न्यूक्लियस के स्टेबल क्यों हैं, तो आप कहेंगे कि सर जरा देखिए, आप यहां पे मैं दो प्रोटॉन को सिंपल केस में तस्वर करता हूं। इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में दो किस्म के फोर्स एग्जिस्ट करता है। वन इज कॉल्ड Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, and the second one is called Fe, electrostatic force. Fe is G m1 m2 divided by r square. इस फार्मूले से अगर आप जब पुटिंग करें बेटा, तो आपको पता है बेटा आपके साथ आएगा 1.6 into 10⁻⁻36 न्यूटन। इन केस का मैस बहुत कम होता है। इस फार्मूले के मुताबिक आपके साथ आएगा 2.3 न्यूटन। अब यहां से जब हमने थोड़ा सा मजीद कैलकुलेट किया तो बेटा यू नो कि हमने जब Fg को, वी कैन से Fe को हमने जब Fg पर तकसीम किया, वालेकुम अस्सलाम, इट विल रिजल्ट +36। अच्छा, मैं समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे जरा नेचर आप मुझे बताइए, नेचर ऑफ Fg वो है अट्रैक्शन, एंड नेचर ऑफ Fe इज रिपल्जन। प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्जन होता है। दिस मीन्स रिपल्जन इज 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन द अट्रैक्शन। फिर होनी चाहिए कि ये न्यूक्लियस इस दूसरे न्यूक्लियस को बाहर की तरफ फेंक देता और न्यूक्लियस कभी भी स्टेबल ना रहता। हालांकि प्रैक्टिकली डेली लाइफ में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस होता है, ऑल दो इतना ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ रिपल्जन हो रहा है अट्रैक्शन के मुकाबले में, फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल है। ये वो सवाल था जिसने साइंटिस्टों को मजबूर किया कि जनाब ऐसे क्यों हो रहा है। और बेटा इधर से फिर एक तीसरे कंसेप्ट का इनिशिएशन हो गया जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करता है। और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का जो मैन क्रेडिट है वो जाते हैं मीजान को। बेटा मैं आपको मीजान के बारे में समझाऊंगा। मीजान
मीजान इन पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मोशन की वजह से पैदा होता है और इसकी दो अकसाम होती हैं। एक को हम कहते हैं चार्ज्ड मीजान, दूसरे को हम कहते हैं न्यूट्रल मीजान। बेटा ये आपको मैं समझाऊंगा किस डायमेंशन। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के पीछे क्या है कि देयर आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एंड दीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्यों पैदा होते हैं? बिकॉज ऑफ वी कैन से द मोशन ऑफ दीज न्यूक्लियॉन्स, it will generate a third particle and the third particle will just act like a glue, यानी इसने दोनों पार्टिकल को आपस में चिमट के रखे हैं and that is called we can say मीजान। बेटा इसको हम क्या कहते हैं? मीजान कहते हैं। सो बेटा मैं भी कोई सेंटेंस इस तरह ईटा का आ जाए तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियस हमारे साथ क्यों स्टेबल है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। क्लियर है बेटा? यहां तक ये तो खैर थ्योरेटिकल थी, इतनी ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं एक और चीज जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। बेटा रेडियो एक्टिविटी हमारे साथ क्या होती है? कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा का इखराज, ये क्या कहलाती हैं? रेडियो एक्टिविटी कहलाती हैं। सो किसी न्यूक्लियस से तीन किस्म के रेडिएशन पॉसिबल है। किसी भी न्यूक्लियस से तीन किस्म के रेडिएशन पॉसिबल हैं, विच इज कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा। रेडियो एक्टिविटी was discovered by the Henry Becquerel, you know very well, and दो तरह के होते हैं। आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हो एंड नेचुरल भी कर सकते हो। नेचुरल हमारे साथ स्पॉन्टेनियस एमिशन होती हैं, और ये मेरे साथ क्या होती हैं? आर्टिफिशियल। ये मेरे साथ होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। सो वी कैन से बेटा, वी कैन से कि देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ इमिशन, अल्फा, बीटा एंड गामा, naturally from those elements whose atomic number is greater than 82. This was observed by the Henry Becquerel, जिसका एटॉमिक नंबर इस तरह होते। अदरवाइज एटॉमिक नंबर अगर 82 से कम है फिर भी हो सकता है, लेकिन फिर आपने इसको मजबूर करना है ताकि उसमें से क्या हो जाए? निकल जाए। कुदरती तौर पर ऐसे होता है। ये जो हमारे साथ तीन किस्म के शुआएं हैं, इसमें से एक हमारे साथ है अल्फा। अल्फा को जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो इसमें दो प्रोटॉन थे, दो न्यूट्रॉन थे, और ये किस में होते हैं? ये हीलियम के न्यूक्लियस में भी इस तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये अल्फा इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियाई है। इसका जो चार्ज नंबर होता है Z, वो 2e के बराबर है, यानी दो प्रोटॉन वाला चार्ज, और इसका जो मैस नंबर है वो 4 AMU के बराबर है। बेटा याद रखो,
तकरीबन। ये हमारे साथ मैसिव पार्टिकल हैं, मैसिव पार्टिकल हैं, रेडिएशन नहीं है बल्कि ये मैसिव पार्टिकल हैं। याद रखो, दीज आर नॉट रेडिएशन, दीज आर पार्टिकल। और इसकी लो पेनेट्रेटिंग पावर होती है, लो पेनेट्रेटिंग पावर, घुसने की ताकत इसमें बहुत ही कम होती है। और लास्ट में है हाई वी कैन से आयनाइजेशन पावर, हाई आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर इसकी बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। और एक स्टाफ बाई वी कैन से अ थिन पेपर, अंदर नहीं घुस सकते हैं क्योंकि मैसिव है। इसकी रेंज फ्यू सेंटीमीटर होती है, रेंज इज फ्यू सेंटीमीटर, few centimeter. This was the properties of ILPA. Similarly, we have beta particle. Beta particles ये मेरे साथ दो तरह के होते हैं, फास्ट इलेक्ट्रॉन या फास्ट पॉजिट्रॉन, दो तरह के होते हैं। सवाल ये उठता है कि जनाब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, वे मैं समझाऊंगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, हम कहते हैं कि बीटा पार्टिकल और फास्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कुछ कन्वर्जन्स होती हैं जिसे आगे जाकर हमने डिस्कस करना है। ये बेटा हमारे साथ इसका जो रेंज होता है, चार्ज इस पर क्या होगा, या ई होगा या माइनस ई हो सकता है। यूजुअली हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। इसका मैस जो होता है हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 तस्वर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है। इसकी रेंज 1 मीटर तक होती है, रेंज 1 मीटर तक होती है। इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। और लास्ट में बेटा इसकी लो आयनाइजेशन पावर होती है, लो आयनाइजेशन पावर। लो आयनाइजेशन पावर होती है। सिमिलरली हमारे साथ एक और पार्टिकल होते हैं जिसको हम कहते हैं गेमा रेज। दीज आर नॉट पार्टिकल, दीज आर रेज, दीज आर रेडिएशन। अल्फा बीटा आर पार्टिकल, याद रखो बेटा। सो दीज आर फोटॉन, these are massless, these are chargeless, chargeless, and इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत कम होती है, लो आयनाइजेशन पावर। लो आयनाइजेशन पावर इसकी होती है। Hence, let me discuss the different nuclear reactions of alpha, beta, and gamma. For every nuclear reaction, summation of all Z at LHS must be equal to
summation of all z it RHS. And similarly, summation of all z it, sorry, A LHS must be equal to summation of all A it RHS. Yeah, you should must remember these things. One and two. So hence, let me study the different nuclear reaction. For example, we have a nucleus XZA, and here it become Y, but they emit an alpha particle over here, 2He4. So its Z number will be decreased 2 and mass number will be decreased 4. I'm sorry. That will be अच्छा A minus 4 ऐसा ये एल्फा की इमेशन से क्या होगा शाबाश mass number will be decreased 4 and it will be what shabash that is charge number should be decreased 2. So Ra88 minus 226, this is Rn and plus alpha particle. So this will be, we can say 2 निकल गया 86 and 22 ये अल्फा इस तरह होगा. So यहाँ पे A24 यहाँ पे 22 सॉरी यहाँ पे 4 26 and 26 88 86 plus 2 88 इस तरह आता है. Similarly, if we have a beryllium 49 and you just hit it with the alpha particle. So it results carbon 12. It results what Shabazz? Carbon 12. So 2 plus 4 is equal to 6. It's okay. 9 plus 4 is equal to 13. Here we have 12. This means we have something which have zero charge number. Zero, yeah, atomic number. And that is neutron. And this was the discovery of the neutron. When beryllium was bombarded with the alpha particle, so we can say we got a neutron over here. So alpha particle will reduce the charge number by 2 and the mass number by 4. Similarly, हमारे साथ बेटा हमारे साथ बीटा एमिशन है.
बीटा इमेशन दो तरह की होती हैं, या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या किसने निकलना है, शाबाश पॉजिट्रॉन ने निकलना है। तो x z प्लस a, यहां पे y -1 इलेक्ट्रॉन निकला है, और साथ में क्या निकला है, शाबाश वीकेंड से कुछ न कुछ हीट निकला होगा। अब यहां पे चार्ज नंबर -1 है, यहां पे z है, यहां पे क्या है, z है। तो फिर हमने क्या करना है, शाबाश, यहां पे चार्ज नंबर फिर क्या होनी चाहिए, यहां पे चार्ज नंबर ने एक ज्यादा होना है, यानी z+1, और mass number will remain the same। ऐसा क्यों? Z A LHS must be equal to the A RHS। यहां पे देखिए Z is equal to summation of Z+1 and -1 cancel, so Z is equal to Z। सो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा चार्ज नंबर के साथ आपने एक प्लस करना है, और अगर पॉजिट्रॉन निकल जाए तो फिर आपने Z-1 करना है इंटू A, और यहां से आपने पॉजिट्रॉन क्या करना है, निकालना है, यहां से कुछ ना कुछ हीट निकलेगा। ये सो पॉजिट्रॉन निकलेगा तो क्या, शाबाश वीकेंड से -n इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपने प्लस करना है। और ये कहां से आते हैं, अगर आप न्यूट्रॉन को देखें, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किस में, शाबाश वीकेंड से इलेक्ट्रॉन में, प्लस वीकेंड से सिंपल प्रोटियम में। सो जरा देखो ना, -1 + 1 0 एंड 1 + 1, तो देखो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया है किस में, इलेक्ट्रॉन में, साथ में प्रोटियम में, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के हमारे साथ क्या होते हैं, कन्वर्जन हमारे साथ होती है। यहां से फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 है, और हमारे साथ यहां भी क्या आए हैं, शाबाश वीकेंड से कि इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी बीटा नेगेटिव है। तो यहां पे क्या होगा, शाबाश हमारे साथ एक ऐसी चीज होगा जिसका एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 14, तो वो नाइट्रोजन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मिसिंग टर्म यहां पे क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ऐसे। या बेटा हम ऐसे कहते हैं कि कार्बन 11 है, यहां से ये 5 सॉरी चले, बल्कि ये क्या है, शाबाश +1 है एंड 0 है। तो मैंने कहा यहां पे प्लस होगा, तो यहां पे तुमने यहां इसके मुकाबले में Z-1, तो ये 5 और 11 को अपनी जगह पे लगाना है। ऐसे भी आ सकते हैं। ऐसे आ सकते हैं कि A is 30 एंड दिस वन इज 64, मास नंबर है, यहां से एक बीटा नेगेटिव निकल चुका है, तो नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेरे साथ ये बनेगा x = 31 × 64, और फिर यहां से -2 बीटा निकल गई, शाबाश 1 है, मतलब ये +2 इस तरह निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा निकल गए, तो ये y = 64 एंड 33 होगा। इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो आपने इसके साथ क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और गामा की तो कोई बात नहीं है, गामा रेडिएशन आर massless as well as we can say chargeless। how to calculate number of alpha and beta particle। alpha is equal to beta, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज a minus a1 divided by z, सॉरी डिवाइड बाई 4, डिवाइडेड बाई
4. And A1 is nothing but we can see what Shahbaz, the daughter 1. This is what Shahbaz daughter and this one is a parent. इस तरह बीटा पार्टिकल हमारे साथ क्या होता है, वो ये होता है तो मेरे साथ ऐसा होगा Z1 minus Z, Z1 minus Z plus 2 into number of alpha particle. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 92 238 become Pb 82 206. How much alpha and beta particle are emitted? alpha के लिए A minus A1 238 minus 206 divided by 4. 32 divided by 4 alpha particle is equal to 8. अब बीटा पार्टिकल पे आ जाओ. Z1 minus Z 82 minus 92 plus 2 into alpha 8. यहां से आएगा minus 10 plus 16 is equal to 6. So hence alpha and beta are what, Shahbaz? That is, we can say 8 and 6. And the ratio of alpha and beta will be equal to 3 by 4 by 3. This is how to calculate the number of alpha and beta particle. So these are very important कि आपको ये कोई एलिमेंट दिया जाए कि इससे हमारे साथ डाटर में ये न्यूक्लियस बन चुका है, तो कितना अल्फा एमिट हो चुका होगा और कितना बीटा एमिट हो चुका होगा. इंशाल्लाह बाकी कल डिस्कस करेंगे.